चलिए दोस्त, सबको सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगले तास में हम काव्य 6 तूफानों की और इसके बारे में पढ़ते थे। उसके पढ़ चुके और स्वाध्याय प्रश्न भी देखे आपको, और साथ साथ यह भी देख ले कि अभ्यास में एक काव्य है, प्रश्न नंबर 4 35 पेज ऊपर है। दोस्तों, एक किताबों के बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि किताबें हमें क्या क्या सिखाती है, किताबें में क्या क्या है और हमें इससे ज्ञान कैसे मिलता है। देखिए सब, मैं आपके सामने यह काव्य भी पेश करता हूँ, सुनिए। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहकती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबें हमें ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए यह काव्य बहुत ही सुंदर है। हमें बताते हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें हमारे पास कुछ आकर कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, पक्षियों के जो किताब है उसमें अनेक जात के तरह तरह के पक्षी के बारे में है, इसलिए उसकी आवाज़ एक किताबें में सुनानी पड़ती है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है और जमीन लक्षी, कृषि लक्षी जो पुस्तकें हैं उसमें भी तरह तरह की फसलें के लहराती हुई हमें खेतियाँ दिखाई देती है इस पुस्तक में। और किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, नदी तथा समुद्र के बारे में जो प्राकृतिक पुस्तक है वे सभी हमें ये सभी झरने, नदियाँ और इसमें हमें जानना मिलते हैं। परियों के किस्से भी सुनाती है, परियों की कहानियाँ भरी पुस्तकें भी होती है। इसमें हमें परियों के किस्से, तरह तरह की परियों के परिचय मिलते हैं, किस्से सुनने को मिलते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, અને किताबों में रॉकेट એટલે साइंस के पुस्तक भी में से हमें कितने ही वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक शोधखोल के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह कवि यहाँ कहते हैं कि किताबों में रॉकेट का राज है। आप जानते ही है कि विज्ञान की प्रगति के कारण कई हम मनुष्य अवकाश पर पहुँच चुके हैं और रॉकेट किस तरह चलते हैं, विमान किस तरह चलते हैं, ये सभी हमें वैज्ञानिक पुस्तकों के बारे में ही मिलते हैं। इसलिए रॉकेट का राज विज्ञान, साइंस की आवाज़ बताते हैं। विज्ञानों में साइंस की आवाज़ है। साइंस यानी कि विज्ञान लक्षी जो पुस्तकें हैं वे भी। तो किताबें का कितना बड़ा संसार है, किताबें कितने ही प्रकार की होती है। उसमें हमें पढ़ने की जानकारी प्राप्त होती है, खेलने की जानकारी प्राप्त होती है, कहानियाँ सुनाने को मिलती है, बड़े बड़े काव्य भी सुनने को मिलते हैं। धार्मिक सामाजिक ज्ञान हमें पुस्तकें ही देती है। इसलिए किताबों का कितना ही संसार है, यानी कि कितने ही प्रकार की पुस्तकें होती है। बराबर नहीं जानना चाहोगे कुछ? आप अंत में हमें दोस्तों प्रश्न किताबें पूछती है, क्या कहती है कि क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे?
किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें हमारे पास आकर कुछ कहना चाहती है और तुम्हारे पास रहना चाहती है। અને કહે છે કે आप सबके पास रहना चाहती है। क्यों? विद्यार्थी काल है दोस्तों, तो पुस्तक ही हमारी सच्ची मित्र है। पुस्तकों से ही हमें ज्ञान प्राप्त होती है, तरह तरह की बातें सीखने को, ज्ञान प्राप्त करने को मिलती है। इसके द्वारा ही हम पढ़ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी बनना है। लेकिन पुस्तक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो पुस्तकें हमें पढ़नी ही चाहिए, हमारी जो पढ़ने की हो, घर पर धार्मिक पुस्तक हो, वर्तमान पत्र हो, फिर भी जो भी हो, जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए, सुंदर जीवन को संवारने के लिए दोस्तों पुस्तक को हमारे पास लानी ही पड़ेगी। इसलिए सामने से किताबें कहती है, पुस्तकें कि किताबें कुछ कहना चाहती है और हमारे पास रहना चाहती है। मित्रों, उसका जितना ही उपयोग करें कम ही हो। पुस्तक के जो हमारी पढ़ने की हो, तरह तरह के ज्ञान देती है और जो भी हो, लेकिन पुस्तक के बिना हमारा जीवन सुंदर और सुखमय नहीं बनेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो पुस्तक के पास हमें जाना है और उसमें क्या लिखा है पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस काव्य में से हमें यही कई प्रश्न पूछे गए हैं, आपको दोहराता हूँ, सुनिए। पहला प्रश्न है कि जो शब्द विकल्प प्रश्न में से उचित है, यही विकल्प के सामने यही चिन्ह लगाइए। पहला है किताबों में कौन चहचहाता है? तो किताबों में चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया जवाब आवश्य दोस्तों। ख है जो किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो किताबें परियों का किस्से सुनाती है, तरह तरह के परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में किसके लहराने की बात हुई है? तो किताबों में खेतियाँ लहराने की बात हुई है। इस तरह प्रश्न नंबर दूसरा है कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग तो सही है, लेकिन प्रश्न नंबर 3 में देखिए कि प्रश्न के उत्तर दिखिए। बताया गया है, पहला प्रश्न है कि किताबों में क्या क्या है। दोस्तों, काव्य पढ़ने के बाद आपको ख्याल आया कि किताबों में चिड़िया चहकती है, खेतियाँ लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, रॉकेट के किस्से और साइंस की आवाज़ है। फिर से किताबों में क्या क्या है? तो किताबों में चिड़िया चहचहाती है, खेतियाँ लहराती है, झरने गुनगुनाते हैं, रॉकेट के किस्से और साइंस की आवाज़ किताबों में है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए दोस्तों? अगत्य प्रश्न बहुत अच्छा ही है। देखिए उसके उत्तर के बारे में कि किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। फिर से, हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने इसीलिए कहा है कि किताबें हमें तरह तरह के ज्ञान देती है। किताबें हमें तरह तरह के ज्ञान देती है, इसलिए हमें किताबों में कवि ज्ञान की भरमार करते हैं। इसके बारे में दोस्तों एक व्याकरण का प्रश्न भी है, आपको दोहराता हूँ। विशेषण का प्रश्न है कि विशेषण इसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। यही 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 वाक्य, उसमें हमें विशेषण ढूंढना है। तो उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। उसकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। इसमें ईमानदारी एक अच्छा गुण बताया है, इसलिए यह विशेषण है।
हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो अमीरी ये विशेषण है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने के लिए लायक है। तो हिमालय की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई का गुण होने के कारण ऊंचाई विशेषण है। लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। तो लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ी। कैसे लड़ी? तो वीरतापूर्वक, यही उसका गुण होने के कारण वीरता विशेषण शब्द होगा। दूसरा है कि दूसरों की बुराई करना पाप है। दोस्तों, क्या पाप है? तो दूसरों की बुराई करना। तो बुराई विशेषण शब्द है। ये यहाँ આપણે ખ્યાલ आया आपको। दोस्तों, यहाँ काव्य यही पूर्ण होता है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि अपने आपको यह नजीक जो पर्व आ रहा है उसके बारे में आपको कितना ही आनंद होगा, खुशखुशाली होगी। लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना के कारण जो आपको इच्छा बहुत दमन कर दिया है कि इस साल पतंग उड़ाना मना है। क्या दोस्त सच है कि आप पतंग नहीं उड़ा सकते, नहीं उड़ाएंगे? मन में सोच लिए क्या हुआ? सच। तो मैं इस प्रसंग के बारे में आपको ख्याल देता हूँ, सुनिए इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अपने उसे हम उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण भी कहते हैं और साथ साथ आपको यह भी कहते हैं मकर संक्रांति। और भी कहते हैं क्यों? पतंग पर्व। दोस्तों, आपको इसके बारे में बताता हूँ, सुनिए कि आप यहाँ कितने ही दिन घर पर है, कुछ भी पढ़ा नहीं होगा और खेला ही खेला होगा। साथ साथ खाने पीने और खेलने की बड़ी बड़ी मजा आई आपको। बाद में आपकी खेल रमत से सरकार ने यह पतंग पर्व का आपके पास से यह दौर ले लिया है कि कोरोना के कारण अधिक प्रश्न अपनी छत पर की और कहाँ भी नहीं चढ़ाना चाहिए, छत पर ही रहना चाहिए आपकी, ऐसा बताया है। आप जानते ही है, समाचार पत्र सुनते ही है, टेलीविज़न पर समाचार सुनते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। इसके कारण अपने जीवन में समाज में अपना कार्य करके थक जाता है। आखिर मानव ने अपना मन बहलाने के लिए अनेक त्योहार तरह तरह के बनाए हैं, जैसे सामाजिक त्योहार है, धार्मिक त्योहार है और राष्ट्रीय त्योहार है। तो यह हमारा पतंग पर्व का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार सामाजिक त्योहार भी है और धार्मिक त्योहार भी है। क्यों? बताता हूँ आपको कि यह पर्व, यह उत्तरायण का पर्व 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। जनवरी महीने की 14 दिनांक को मनाया जाता है। क्यों? तो इसके सामने हमारे एक और भी कारण है कि इस दिन से सूर्य मकर रेखा तक पहुंचकर उत्तर की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए यह त्योहार को उत्तरायण कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं। फिर से, इस दिन से सूर्य मकर रेखा तक पहुंचकर उत्तर की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए यह त्योहार को उत्तरायण या मकर संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ आप जानते ही है कौन सी ऋतु अब चल रही है? ठंडी की। तो इस ठंडी के ऋतु में वैदिक शास्त्र के अनुसार तिल और गुड़ खाना अधिक जरूरी है। गर्मी देने वाले पदार्थ तिल और गुड़ खाना जरूरी है, इसलिए सब लोग उत्तरायण के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाते हैं। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का प्रतीक है।
दोस्तों इसी तरह हमारे जीवन में भी स्नेह और मिठास होना अधिक जरूरी है। इस दिन सब लोग गाय को अच्छी तरह घास खिलाते हैं और गरीबों, अपाहिजों, अनाथों और ब्राह्मणों को अच्छी तरह दान देते हैं। इस तरह इस दिन दान पुण्य का भी अधिक महत्व है। आप जानते ही है कि उत्तरायण आते ही बाजारों में बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगे और फिरकियाँ चारों ओर दिखने को मिलती है। चारों ओर बाजारों में भी बड़ी चहल पहल, बहुत शोर मचा रहा है, लेकिन इस साल नहीं देख सकते। आप जानते ही है बहुत कम जगह पर पतंगे की दुकान है और फिरकियाँ भी बहुत कम लटक रही है चारों ओर। भीड़ भाड़ भी बाजारों में वो कम है। क्यों? कोरोना काल होने के कारण मुसीबत में आ जाएंगे इसीलिए। लेकिन आप अगले साल और भी इस साल का पतंग और भी उड़ाना। दोस्तों सब उत्तरायण के अगले दिन सब लोग अपनी अपनी पतंगे और फिरकियाँ तैयार कर लेते हैं और किनिया भी बांध देते हैं। उत्तरायण के दिन सुबह में ही सब लोग अपनी अपनी छत पर चढ़ जाते हैं पतंग और फिरकियाँ लेकर और सब पतंग चढ़ाने लगते हैं। सब एक दूसरे की पतंग काटने का प्रयत्न करते हैं। कटी हुई पतंग को देखकर हे काटा, लपेट लपेट जैसी आवाजें चारों ओर से सुनने को मिलती है। लाउड स्पीकर पर तरह तरह के गाने सुनने को मिलते हैं। साथ साथ जो एक दूसरे से पतंग कट जाती है तो छोटे छोटे बच्चे कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते कभी कभी ख्याल न रहने से छत पर से गिर जाते हैं या किसी वाहन के साथ टकरा जाते हैं। इस तरह उत्तरायण के दिन ऐसी अनेक दुर्घटनाएं बनती है। दोस्तों इस ऐसी दुर्घटना से हमें बचना है। पतंग हमें चढ़ानी है, दूसरे की कटी हुई पतंग दौड़ना मत, ख्याल रखना। इस समय दोस्तों इस दिन आकाश की ओर देखो तो ऐसा लगता है मानो आकाश में रंग बिरंगी पक्षी उड़ रहे हैं। इसलिए यह त्योहार को पतंग पर्व भी कहते हैं। सारा दिन बड़े आनंद के साथ छत पर ही मनाया जाता है और चारों ओर खुशहाली खुशहाली और खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है सारा दिन। शाम को कई लोग तुक्कल भी चढ़ाते हैं। इस समय शाम के समय चारों ओर ऐसा लगता है कि अनेक दीपों से आकाश जगमगा रहा है, जगमग रहा है, अनेक दीपावली की तरह। इस तरह शाम के समय उत्तरायण के दिन तुक्कल देखने पर ऐसा लगता है कि चारों ओर आकाश में दीप जलाए गए हैं। इस तरह यह उत्तरायण का त्योहार पूर्ण होता है। बाद में दूसरे दिन वासी उत्तरायण का त्योहार मनाते हम। इस दिन सब लोग अपनी बची हुई पतंग उड़ाते हैं। इस तरह यह उत्तरायण का त्योहार दोस्तों 2 दिन तक बड़े आनंद के साथ छत पर ही मनाया जाता है। सचमुच दोस्तों यह पतंगबाजी का त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों क्या करूं, अब इस साल तो सरकार ने मना ही कर दी है, तो हमारी इच्छा को, पतंग उड़ाने की इच्छा को जोर से उसे दबा देना है इसी साल। क्यों? हमारी सेफ्टी है, हमारी सावधानी है, इसलिए हमने बरतनी पड़ेगी। कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दोस्तों मत जाना, दौड़ना मत, अपनी छत पर ही जितनी पतंगे हैं उसकी उड़ाकर आनंद मना लेना। लेकिन छत पर से नीचे मत उतरना, मत दौड़ना, इधर उधर मत पड़ना, तो हमारी जिंदगी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों आप सबको यह उत्तरायण के बारे में ऐसा पता लगा दिया। आप सबका आभार। जो आपको पतंग पर्व के बारे में जो अच्छा लगा हो उसे अपने एक कापी में पतंग पर्व अथवा तो उत्तरायण निबंध सुंदर अक्षर में लिखना।
अब मैं बोर्ड पर लिखता हूं, देखिए। अच्छा, आपको धन्यवाद।